जी आज की रिवीजन क्लास 1 का आखिरी पार्ट स्टार्ट हो गया जी। अब तकरीबन 1 घंटा सवा घंटा जो है हमारा ये है, थोड़ा सा ब्रेक लंबी देनी पड़ी क्योंकि थोड़ा सा थकावट हो जानी थी वरना बच्चों को। अच्छा जी, एक चीज़ क्लैरिफिकेशन चाह रही है, अगर क्वेश्चन में रीडिंग प्रेफरेंस शेयर्स हों तो उनको ऐड करना है टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बेसिकली जब कैपिटल एम्प्लॉयड लेते हैं तो हम इक्विटी भी लेते हैं और नॉन करंट लाइबिलिटीज भी, ठीक है। अब इसके अंदर अभी भी नहीं 7 रन रहते हैं, सिंगल फिर निकाल ली, सॉरी। अब इक्विटी के अंदर इरिडीमेबल पहले ऑर्डिनरी और इरिडीमेबल आते हैं, ठीक है। अब देखो, जब भी आपने दो रेशियोज निकालनी है, एक रिटर्न ऑन ऑर्डिनरी इक्विटी और दूसरा ईपीएस, तो ये दोनों रेशियोज ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की हैं। बाकी जहां जहां कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है उसमें इक्विटी के अंदर आपने रिडीमेबल भी ऐड करना है और डेट के अंदर रिडीमेबल भी ऐड करना है। लेकिन जहां पर आपकी ऑर्डिनरी इक्विटी होल्डर की बात आएगी तो प्रेफरेंस वाला ऑर्डिनरी तो नहीं है ना, इसलिए ईपीएस का जो सवाल आप रेशियोज का जो 15वां सवाल आप कह रहे हैं जिसमें ईपीएस कैलकुलेट करवाई थी, उसके अंदर रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट किया हुआ है, जिस वजह से उसने नीचे ऐड नहीं करता। तो ये ज़्यादा बेहतर है इसको ऐसे लिख लें कि गिवन हो तो उसको कहाँ ऐड करना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में, ठीक है। लेकिन अगर आप निकाल रहे होंगे कौन कौन सी जी, रिटर्न ऑन इक्विटी प्लस ईपीएस, तो ये दोनों रेशियोज जो हैं ये वो आखिरी वाले शेयर होल्डर की होती हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की। तो इनके अंदर आपने इरिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड को ऐड नहीं करना, ठीक है, इसमें ऐड ना करना, ओके। यानी कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड करना है, इक्विटी में ऐड नहीं करना अगर ये दो रेशियोज निकाल रहे हो, ठीक है, ओके। बड़ी सादा सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि तुम अपनी दाढ़ी ऐसे कर रहे, बताओ क्या मसला है, बोलो। डू नॉट ऐड in ordinary capital while calculating these ratios। अब ठीक है, while calculating these ratios मतलब अगर आपके सवाल में आपने कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो इरिडीमेबल भी ऐड होगा, रिडीमेबल भी ऐड होगा, वो तो दोनों आ गए। और अगर आपने इक्विटी या ईपीएस निकालनी है तो इसमें सिर्फ ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल लेना है। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ना यार, तो बस फिर नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, ये इसकी बात हो रही, ठीक है ना। इन दो रेशियोज के अंदर सिर्फ ऑर्डिनरी लेना है, ओके। अच्छा जी, अब हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को साइड पे कर लिया है, एनपीओ को साइड पे कर लिया है, ईपीएस को साइड पे कर लिया है। रेशियोज के अंदर लिमिटेशंस रहती हैं, क्विकली कर लें उनको ताकि ये रेशियो साइड पे लगे ना, फिर दोबारा दो कुछ सवाल हैं आपने खुद देख लेने, ठीक है। ये तो सारे मैंने काटा वाटा कर दिए थे, इधर आ जाएंगे। लिमिटेशंस हैं कुछ जो कि पहले ही आपने थोड़ी बहुत ईपीएस में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। कहता है क्या जी, रेशियो कैन बी यूज टू कंपेयर इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू गेन एन एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिजल्ट्स ब्ला 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 ब्ला। दिस एनालिसिस इज यूजफुल, Analysis are useful tool, especially for outsiders such as supplier lender. However, there are a number of limitations which are given below. भाई अब यूजफुल है तो क्या हुआ, लिमिटेशंस हो सकती हैं उसमें, जो ईपीएस वाली लिमिटेशंस थी वही यहाँ पर भी हैं, क्या मतलब। लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ईपीएस में तो सिर्फ प्रॉफिट और शेयर्स आते हैं ना, तो यहाँ पर तो आपको मतलब रेशियोज के अंदर बाकी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। एनीवेज, वो सबसे पहला मसला क्या है, वो कहता है कि जी आप डिसीजन मेकिंग करने लगे, ये अदरीस भाई ने इन्वेस्टमेंट करनी है कंपनी ए या कंपनी बी में, तो रेशियोज की बेस पे डिसीजन ले रहा है। तो रेशियोज जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बनी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो पास्ट गुजर चुकी हैं और उनकी बेस पे डिसीजन ले रहा है ये फ्यूचर का, तो ये एक लिमिटेशन तो है। लेकिन अब क्या करें, फ्यूचर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं है ना हमारे पास, अंदाजा ही लगा सकते हैं। बहरहाल ये एक लिमिटेशन है कि ऑल इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन रेशियो एनालिसिस इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्चुअल हिस्टोरिकल रिजल्ट्स। This does not mean that same result will carry forward in future. However, you can use ratio analysis on pro forma information
एंड कंपेयर इट, प्रो फॉर्मा इन्फॉर्मेशन मतलब बजटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको, एंड कंपेयर इट टू हिस्टोरिकल रिजल्ट्स फॉर, आप यूँ कर लें, आप कोई बजट बना लें और फिर उस बजट को हिस्टोरिकल रिजल्ट से कंपेयर भी कर सकते हैं, ये वो कहना चाह रहा है। बहरहाल ये एक लिमिटेशन है कि हिस्टोरिकल रिजल्ट्स पे है, लेकिन क्या करें, ठीक है, लेकिन आप बजटिंग करें, आप हिस्टोरिकल रिजल्ट जो निकला है, जो रेशियोज निकली हैं उसको मतलब क्या है जी, इन्फ्लेशन हो सकती है तो ये हो जाएगा, एक बजट बनाएंगे, बजट आप बनाना सीखेंगे MFA में जाकर इंशाल्लाह, तो फिर जाएंगे, अगर पहले पढ़ रहे हैं तो बना लिया होगा, तो उसके अंदर फिर आप फ्यूचर की बजटेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना सकते हैं, वो बना होगा तो उसमें देख लेना कि जी बजट में हम सोच रहे हैं इन्फ्लेशन इतनी बढ़ेगी, सैलरी इतनी बढ़ेंगी, कॉस्ट ये कम हो जाएगी, ये सारे बजट्स की बेस पे अब ये रेशियोज हैं, तो हिस्टोरिकल में ये थी और बजट के अंदर ये आ रही है, फ्यूचर का तो पता है नहीं, अंदाजा ही लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा कहता है इन्फॉर्मेशन ऑन द इनकम स्टेटमेंट इज स्टेटेड इन करंट कॉस्ट वाइल बैलेंस शीट के अंदर आइटम्स पड़े हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। क्या मतलब, इनकम एक्सपेंसेस तो आज वाले रेट पर, आज आपने चीज़ बेची तो आज जो प्राइस है उस पर आ रही होगी, जबकि एसेट्स अगर आपने रीवैल्यूएशन मॉडल भी रखे तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़े होंगे। तो है ये फ़र्क कि नहीं कि एक तरफ आप उठा रहे हो रेशो की कैलकुलेशन के अंदर प्रॉफिट वाला आइटम, दूसरी तरफ आप उठा रहे हो बैलेंस शीट के अंदर से आइटम, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बैलेंस शीट वाला आइटम पड़ा है, पीएनएल के अंदर करंट कॉस्ट करंट वैल्यूज़ वाले आइटम पड़े हैं, तो फिर क्या है, क्या करें, अब यही है हमारे पास और बस में कुछ है नहीं, तो पढ़ो इसको। दिस द इंफॉर्मेशन ऑन द इनकम स्टेटमेंट स्टेटेड इन करंट कॉस्ट और क्लोज टू इट तकरीबन, whereas many elements in balance sheet are stated at historical cost which could vary substantially from current cost. This disparity can result in unusual ratio results, ठीक है, ये तो क्या इंडिया। तो बहरहाल ये एक लिमिटेशन है, लिमिटेशन का मतलब होता है कि बहरहाल ये मसाइल होते हैं, ठीक है, तो इसके बावजूद ये एक यूजफुल टूल है, ठीक है। फिर इन्फ्लेशन, जैसे वहाँ पे ईपीएस में आपने देखा था कि इन्फ्लेशन जो है पिछले साल से इस साल की निस्बत सेल्स बढ़ी हैं, लेकिन उसकी वजह सिर्फ महंगाई है, आपकी कोई कमाल नहीं है, लेकिन अब रेशो एनालिसिस ने तो इसको नहीं देखा, तो सिर्फ जो है वो महंगाई की वजह से रेशो में सेल्स बढ़ गई हैं, अब देखने वाला क्या कहेगा सेल्स बड़ी बढ़ी हैं, आपने क्या कमाल किया है कुछ नहीं, सिर्फ महंगाई हो गई है, तो ये एक लिमिटेशन है। इफ रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज चेंज इन एनी ऑफ द पीरियड अंडर रिव्यू, this can mean that numbers are not comparable across period. For example, inflation rate was 100% in one year, sale would appear to have doubled over preceding years when in fact sale did not change at all. सेल डबल नजर आ रही है अगर महंगाई डबल हो गई है मतलब वो कहता है अगर इन्फ्लेशन रेट होता नहीं है 100, कह रहा है अगर 100% भी हो जाए, आपने एक यूनिट ना इजाफी बेचा हो, नजर क्या आएगा, सेल्स डबल हो गई है, हालांकि इनफैक्ट वो हुई नहीं है, ये मसला है। किसी भी दो पीरियड्स के दरमियान अगर इन्फ्लेशन है, जो कि होती है नॉर्मली, तो वो रेशो उसको कैटर नहीं करती। अब ये लिमिटेशन है, लेकिन क्या करें, इसके बावजूद ये एक यूजफुल टूल है, ठीक है। ओके, डिफरेंट कंपनीज, चलो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स line items that you are using for a ratio analysis may have been aggregated differently in past so that running the ratio analysis on trend line does not compare same information through entire trend period. हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन कहता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसकी क्लासिफिकेशन डिफरेंट तरीके से चलती आ रही हो, और आप जो है मसलन आप कई साल पीछे जाएं, अब अगर IS8 का नोट भी बने तो आपको पता है कि IS8 के नोट के अंदर तो हम सिर्फ पिछले एक साल को कंपेरेबल को ही रीस्टेट करते हैं ना, अगर पॉलिसी चेंज हुई भी है। अब प्रेजेंटेशन IS8 में पढ़ाऊंगा आपको, चेंज इन पॉलिसी 3 तरह की होती है, प्रेजेंटेशन चेंज कर दो आप, मेजरमेंट चेंज कर दो आप, ठीक है, रिकग्निशन क्राइटेरिया चेंज कर दो, ये 3 चीज़ों का चेंज है, थ्योरी रहती है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। तो बहरहाल डिफरेंट तरीके से पास्ट के अंदर इंफॉर्मेशन एग्रीगेट होती आई थी, तो अगर आप ट्रेंड एनालिसिस करें इस दफ़ा वो डिफरेंट हो गई है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। फिर डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज़ करती हैं, ये इसकी कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, इसकी कंपनी कॉस्ट मॉडल पे है। अब आपने पढ़ा था रेशो एनालिसिस के अंदर कि अगर एक कंपनी रीवैल्यूएशन मॉडल यूज़ कर रही है दूसरी की निस्बत, तो उनकी रेशो में डिफरेंस आ सकता है। एक फाइफो यूज़ कर रहा है, एक एफको यूज़ कर रहा है, तो फाइफो एफको में स्टॉक डिफरेंट है, स्टॉक डिफरेंट, तो प्रॉफिट डिफरेंट है, हालांकि सेम सब कुछ होते हुए भी आपके रिजल्ट डिफरेंट आ रहे होंगे। तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, अगर अक्रॉस अपनी तो चलो हम पॉलिसी कंसिस्टेंट कर लेंगे, साथ वाले कंपेटिटर को तो नहीं कह सकते तुम भी ये करो। तो अगर आप दो कंपनी को कंपेयर कर रहे हैं तो फिर आपको डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज का सामना करना पड़ा। तो एनालिस्ट जो होते हैं फिर इसकी एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं अपने तौर पे देखने के लिए। तो डिफरेंट कंपनीज in similar industry may have different policies for recording same accounting. This means that comparing the ratio result of different company may be like comparing apple and oranges. For example, one company might be using reducing balance method while other using straight line method. ठीक है, डिफरेंट हो सकता है, तो एसेट्स की वैल्यू डिफरेंट आएगी दोनों की, सेम होते हुए, ठीक है। अगली बात,
सिर्फ नजर आ रहा है जी प्रॉफिट्स बड़े गिर गए हैं, कहीं पे ये तो लिखा हुआ ही नहीं है कि कोविड वाला साल था ये जिसमें सारी जहान की प्रॉफिट्स गिरे हैं, हमारे ही सिर्फ नहीं गिरे, या अगर हमारे बेहतर हैं इसी साल में भी पहले से गिरे भी हैं लेकिन हम प्रॉफिटेबल हैं तो बड़ी बात है। अब जो ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट है रेशियो उसको तो कैटर नहीं करती है, सामने जो फाइनेंशियल नजर आ रहे हैं बस उसको पकड़ा और बता दिया ये हो गया बढ़ गया ये कम हो गया, नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को ये कैटर नहीं करती, ठीक है। तो यू नीड to place ratio analysis in the context of general business. For example, 60 days sale outstanding for receivable might be considered poor in period of rapidly growing sales but might be excellent during an economic contraction when customer is in severe financial condition and unable to pay their bills. कहता है अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी जा रही है तो फिर आपके 60 डेज बहुत ज़्यादा लगेंगे, और अगर हालात वैसे ही ओवरऑल मार्केट के इतने डाउन है कि बंदे अपने पैसे दे ही नहीं पा रहे तो फिर ये 60 डेज जो है ये अच्छा नहीं है। बात समझ आई? तो डिफरेंट हो सकता है ना, ठीक है। It can be quite difficult to ascertain the reasons for result of a ratio. For example, 2:1 might appear excellent until you realize that company just sold a large amount of stock to bolster its cash. A more detailed analysis must. वो कहता है कि जी अक्सर ऐसा होता है कि एसरटेन करना रीज़न बड़ा मुश्किल हो रहा होता है, हम में करते रहते हैं और उसमें बातें करते हैं कुछ, ठीक है। तो बाहर ये भी एक लिमिटेशन है लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं है, चलो कर देता हूँ इसको भी हाईलाइट, ठीक है। It can be difficult to interpret a ratio analysis comparison between two companies that are pursuing different strategies. Two companies that are pursuing different strategies. क्या मतलब? मतलब एक कंपनी, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमारे उस सफ़े के ऊपर लिखा हुआ है, सफ़े के ऊपर चीज़ें लिखी हुई हैं सारी। मैंने आपको कहा था ROCE दो तरह की अप्रोचेस से लोग चल सकते हैं, एक कहे मैं सेल्स के यूनिट्स बढ़ाऊंगा, वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, मार्जिन कम रख के मैं अपने प्रॉफिट बढ़ाऊंगा। दूसरा कहता है नहीं नहीं मेरी तो प्रोडक्ट बड़ी खास है, मैं मार्जिन ज़्यादा रखूंगा चाहे गाहक एक दो ही आए। तो ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, तो डिफरेंट स्ट्रेटजीज कंपनीज की होती हैं, तो कंपैरिजन में मुश्किल तो पेश आती है, फिर उनकी एक जैसी स्ट्रेटजी तो चल नहीं रही होती। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि इफ़ इट कैन बी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट रेशियो एनालिसिस कंपैरिजन बिटवीन टू कंपनीज that are pursuing different. For example, one company may be following low cost strategy and so is willing to accept a lower margin in exchange for more market. Conversely, a company in same industry is focusing on high customer service strategy where its prices are higher, gross margins are higher, but it will never attain revenue level of the revenue की अमाउंट तो उसकी भी नहीं कभी भी दूसरी के बराबर नहीं हो सकती, लेकिन मार्जिन बराबर होंगे। अब ठीक है डिफिकल्टी है, इसलिए तो हमने सीखा है इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना, हम तो ये बातें साथ ही करते हैं, यही तो वो मसले जिस वजह से हम ये बातें कर रहे होते हैं कि जी इसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, जीपी क्यों सेम है, सेल्स क्यों डिफरेंट है, वो नीचे एक कहानी देगा, हम लिंक कर देंगे सवाल के साथ। तो ये क्या थी लिमिटेशंस। विंडो ड्रेसिंग किसे कहते हैं जी? विंडो ड्रेसिंग इसे कहते हैं कि साल के एंड पे चीज़ों को इस तरह से प्रेजेंट करना कि इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चीज़ें फेवरेबल हो जाएं, हालांकि दरअसल वो इस साल से रिलेट ही नहीं करती थी। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी, मैंने आपको कौन सी मिसाल दी थी, ये ऑफर कस्टमर एन अर्ली शिपमेंट डिस्काउंट। शिपमेंट डिस्काउंट का मतलब कि आप कहो कस्टमर को भाई जल्दी से चीज़ें मंगवा लो, अभी चीज़ें मंगवा लो, हम आपको डिस्काउंट देते हैं, हालांकि उसने नॉर्मल रूटीन में अगले साल में पूरे पैसों के ऊपर शिपमेंट हमसे मंगवा ही लेनी थी। हमने अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट दे दिया, देयर बाय एक्सेलरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम अ फ्यूचर पीरियड इनटू करंट पीरियड। अब वो सेल अगले साल में आनी थी असल में तो, लेकिन हमने उसको लालच दे के इस साल के अंदर बुला लिया, इससे इस साल की सेल तो बढ़ा ली लेकिन अगले साल की सेल मैंने गड़बड़ कर ली। विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। अच्छा, तो वन शुड ऑल्सो बी केयरफुल ऑफ अनएथिकल, ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है, लाइक विंडो ड्रेसिंग वाइल इंटरप्रेटिंग फाइनेंस। विंडो ड्रेसिंग इज द अडॉप्शन ऑफ रूल्स एंड प्रैक्टिसेस टू प्रेजेंट फाइनेंस इन अ वे दैट बिजनेस सिचुएशन अपीयर्स बेटर देन एक्चुअली इट इज। विंडो ड्रेसिंग क्या है? आप ऐसे प्रेजेंट करें चीजों को कि जो असल हालत है वो ना हो बल्कि उससे बेहतर नजर आए, इसको कहते हैं विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। This manipulates financial information and misleads user of financial information. Some ways in which financial may be manipulated include delay in paying suppliers. भाईजान आपको साल के बाद, अब हम 28 दिसंबर को एक बंदे क्रेडिटर की पेमेंट ड्यू हो गई, अब ताल्लुक होता है पुराना, भाईजान हफ्ता 10 दिन वेट कर लें, थोड़े कैश के इश्यूज हैं, ठीक है। अब करना क्या है, अपने कैश को बेहतर दिखाना चाह रहे हैं, डिले कर दिया सप्लायर को पे करना सो दैट पीरियड एंड कैश बैलेंस बेहतर आए। यूज किया लोअर एस्टीमेट ऑफ अलाउंस, अंदाजा है कि 10% भागेंगे, 5% कर लो यार, यहां पे क्योंकि आपकी जजमेंट है, आपने फिल्म चला ली, फिर कहा 5% कर लो, क्या मसला है, क्योंकि इसी बुनियाद पर तो एक्सपेंस आपका पीएनएल में आना है, एस्टीमेट है, एस्टीमेट में आप खुल आके विंडो ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, ठीक है।
कैपिटलाइज करना छोटे छोटे एक्सपेंसेस को जो कि नॉर्मली एक्सपेंस में जाने चाहिए थे ताकि प्रॉफिट्स ज्यादा आ जाए। क्यों? ये ऐसे छोटे मोटे कंज्यूमेबल्स वगैरह भी आप कैपिटलाइज किए बैठे हैं, तो एसेट बेहतर कर लिए, दूसरा पीएनएल के अंदर एक्सपेंस नहीं आया तो उससे प्रॉफिट बेहतर हो गए। ऐसी प्रैक्टिसेस ईयर एंड पर आकर ऐसी प्रैक्टिसेस करना अनएथिकल, जिनसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो चीज दिखा रही हूं जो दरअसल नहीं है बल्कि उससे बेहतर है, असल से बेहतर दिखा रही हूं। ठीक है, ये ऑफर कस्टमर अर्ली डिस्काउंट, लोअर डेप्शन एक्सपेंस बाय यूजिंग हायर यूजफुल लाइफ। आपके पास था अंदाजा, आपने 20 साल पे डेप्शन करना शुरू कर दिया एसेट को ताकि थोड़ी डेप्शन आए, ताकि प्रॉफिट्स ज्यादा आए, वगैरह वगैरह। शो ऑफ कह लें, बस शो ऑफ तो नहीं है, यूं बस यही ऐसे ही है जैसे है। ठीक है, शो ऑफ नहीं है बल्कि तो शो कर रहे हैं कि हम यही हैं, शो ऑफ नहीं कर रहे, शो कर रहे हैं हम ये हैं, असल में वो है नहीं। ठीक है, असल में उन्होंने गड़बड़ें की हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसमें कुछ भी होगा तो आपकी तरफ से होगा क्वेश्चन, मेरी तरफ से आंसर होगा परसों। ठीक है, बाकी एक गुजारिश है, कम से कम दर्जे में सिर्फ ये कर लें, जो मैंने आज पढ़ाया वो दोबारा आज करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं पे लगे थोड़ा सा भी कि कोई चीज़ दोबारा करने की ज़रूरत है, वो है ही नहीं, सब बहुत सादा सा आसान सा था। अब जब आप अपनी स्टार्ट करोगे प्रेपरेशन, तो उस वक्त जब ये सवाल आ जाए या रिसेंट टाइम को आप भी एंड पे एक बार 3 घंटे में बैठ के कर देना जब सारी रिवीजन हो जाए, मुझे मसला नहीं। लेकिन एक अर्ज है कि जितने एमसीक्यूज मैंने रिवीजन प्लान में डाले हैं वो कम से कम जिन टॉपिक्स के हो गए, अभी तो ताज़ा ईपीएस, चलो रेशोज, अभी एनपीओ, ये फ्रेमवर्क, ये तो अभी 4 अभी निकले हैं ना, कैश फ्लो, IS 8 और उससे पीछे जितने भी टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। मेरी ये गुजारिश है कि एक दिन बीच में पड़ गया, सिर्फ वो MCQ जो रिवीजन प्लान में है उनको अटेम्प्ट करें, ताकि जिस चैप्टर में मैं मूव करूं आप मुझे बता सकेंगे जी ये इस चैप्टर में ये MCQ में मसला है, हमें बताते चलें। लेकिन ध्यान से करना है, ये नहीं कि थोड़ा सा देखा नहीं समझ आ रहा सर पे फेंक दूंगा, मतलब सर पे नहीं, सर पे फेंक दूँ, ये नहीं करना। इससे फिर आपका टाइम ज़ाया होगा, मुझे तो कोई मसला नहीं, एक दिन और बुला लूंगा, मुझे कोई मसला नहीं। ठीक है, तो पूरी ईमानदारी से सिर्फ MCQs करने आप। ठीक है, चलो जी, अब आ जाओ जी, हमारा हो गया कैश फ्लो में थोड़ा सा जी, क्या चाहिए? हाँ बोलो। ये जो आप इंडिविजुअल सवाल हो ना बाद में पूछ सकते हैं, फ्रेमवर्क की थ्योरी सारे बच्चों ने ओके कर दी है, आपका इंडिविजुअल है, आप मुझे अब क्लास के बाद पकड़ लेना। ठीक है, बाय द वे वैसे कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में आप क्वेश्चन आपने बोल दिया है तो मुझे बता दें फिर क्या है। पे नंबर 476 जी, बोलें। कहाँ है? मैं आपको हाफिज थोड़ा ही हूँ, ये कहाँ पे इतना सारा सफ़ा है? टेबल में हिस्टोरिकल कॉस्ट, कंसीडरेशन पेड टू एक्वायर क्रिएट एसेट प्लस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये आपके लेवल की बात नहीं है। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मिसाल के तौर पे एक एसेट खरीदें 100 रुपये का और उसको अपने तक लाने का आपका किराया लग गया 5 रुपये कैरेज, तो आप उसकी एंट्री करोगे एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। ठीक है, अच्छा अगली बात, आपने कोई लाइबिलिटी सेट इनकर की है, आपने लोन लिया है किसी से, तो कैश डेबिट लोन क्रेडिट हुआ है। ठीक है, अब ये लोन 50 रुपए का आपने लिया है, लेकिन इस लोन को मतलब एक वकील को आपने हायर किया जिसने इस लोन को फाइनलाइज किया है, उसने 2 रुपये आपसे ले लिए, तो ये आपका कैश आउटफ्लो हुआ है, तो उसकी एंट्री क्या करोगे? लोन डेबिट कर दोगे। आप कहोगे 2 रुपये समझो मुझे नहीं आए, कैश आउटफ्लो। असल मसला ये है कि कैश जो है ना, कैश इधर दोनों सूरतों में कैश निकल रहा है, तो एसेट में ट्रांजैक्शन प्राइस अगर होगी तो वो क्या हो जाएगी? एसेट के अंदर वो क्या होगी? ऐड, जबकि लाइबिलिटी में ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी? लेस। लेकिन चलो अच्छा है, ये सवाल अच्छा था आपने पूछ लिया। ये असल में आप जाकर FAR 2 में जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पे जाके आपको समझ आती है असल कहानी। ये एसेट में ट्रांजैक्शन प्राइस ऐड हो रही है जबकि लाइबिलिटी में ट्रांजैक्शन प्राइस क्या हो रही है? लेस। पिक्चर अच्छा सवाल था इसीलिए पूछ लिया, अच्छा ना होता तो कहता क्लास के बाद पूछ लो, ये सबके लिए करामत चीज़ थी। बहरहाल ये असल में तो समझ वहीं पे जाके आएगी, क्योंकि इसका रेलेवेंट कोई टॉपिक है ही नहीं हमारे पास FAR 1 में जिसमें ये चीज़ इस तरह से आधी बात है, पूरी नहीं है ना। एसेट में तो आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को ऐड करते हैं, लाइबिलिटी में से लेस करते हैं, ये कहीं नहीं देखा हमने। ये जाके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप देखेंगे जहाँ पे आप फाइनेंशियल लाइबिलिटी, डिबेंचर्स, लोन नोट्स इशू करेंगे, इशू करने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी तो उनको रिकॉर्ड करते हैं इशू प्राइस लेस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, तो ये वहाँ से, बल्कि वो यहाँ से बना हुआ है। जी हम लोन 50 का ही पे करेंगे।
लोन 50 का ही पे करेंगे। ये आप बेशक आप लाइबिलिटी देखो इसमें ना, ये अब उसकी अकाउंटिंग बढ़ रही है ना, बात आगे बढ़ती जाएगी, इसका एक पूरा अमाउंटेशन स्केड्यूल बनेगा। तो ये लोन रिकॉर्ड ही किस पर होगा, 48 पर। अब इसके साथ क्या खाता होगा, इसमें इंटरेस्ट ऐड होकर इसको बढ़ाया करेगा, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस होगी, इसलिए छोड़ दो बस इस बात, वेट करो। अब ये पेपर पास करो, IFRS 9 में जाओगे, ये बात फिर याद आएगी आपको इंशाल्लाह। हुई ठीक है जी। अच्छा जी, कैश फ्लोज के अंदर आपकी कुछ थ्योरी आपको बतानी है, मैंने उसमें डाल दी हुई है। रिवीजन प्लान हम कितने गया, रिवीजन प्लान के अंदर आप देखिए तो ऐसे ही कैश फ्लो के अंदर मैंने सिर्फ आपको ये कुछ बुलेट्स दिए हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। ये कुछ बुलेट्स हैं, बहुत लंबी थ्योरी है, लेकिन वो सारी थ्योरी में क्या है, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज क्या होते हैं, कैसे निकलते हैं, फाइनेंसिंग हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। लेकिन इनमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो क्या है, चला जाना ऊपर भाई, जाना यार, नहीं अब आ गया। देखें जी, स्कोप को छोड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो ये मैंने रखा हुआ है रीड के अंदर। अब जो कैश इक्विवेलेंट है ना, कैश इक्विवेलेंट, इसके अंदर अब ये चीज़ हर दफ़ा से आपको दी जाती है साथ पढ़ने के लिए, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। एक MCQ इसको आपको सही कराएगा, ये सिर्फ पढ़ना। पिछली बार वाले रिवीजन प्लान के अंदर भी ये ऐसे ही लिखा हुआ है, बस मैंने थोड़ा सा चेंज ये किया है, बुलेट वाइज चीज़ों को लिखा है, थोड़ा डिटेल्ड के अंदर लिख दिया है, वरना पहले ये लिखा हुआ था इस तरह से, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 ही लिखा हुआ था, मैंने कहा ये पढ़ना है। एनीवेज, कैश इक्विवेलेंट किसे कहते हैं, कैश से मिलती जुलती चीज़। अब जहन में आता है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को सर ने कहा था कैश इक्विवेलेंट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब है जो थोड़े अरसे में पैसे बन जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए। वो अरसा कितना अरसा होना चाहिए, वो अरसा कितना अरसा होना चाहिए, 1 साल से कम। अच्छा 3 मंथ्स भी अब पुरानी बात होगी, यहाँ पे आई के अपने 3 मंथ्स ही लिखा हुआ है, नहीं आई के अपने 3 मंथ्स ही लिखा हुआ है। मैं आपको ज़रा जदीद बात भी बता दूँ, 6 वीक्स शायद बताया था, 6 वीक्स मतलब 1.5 माह तकरीबन। लेकिन चलो आई के अपने थोड़ी तसल्ली दी हुई है आपको, जो भी आपका एसेट इन्वेस्टमेंट वगैरह 3 महीने के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हो, वो आपका कैश इक्विवेलेंट है। जो आपकी लायबिलिटी 3 महीने के अंदर अंदर रीपे होनी हो, लाइक ओडी वगैरह, लोन वगैरह, जो ओडी ओवरड्राफ्ट होते हैं 3 महीने के अंदर अंदर पे करने हो, ये आपकी कैश इक्विवेलेंट के अंदर वो जो कैश इक्विवेलेंट में आते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको से 3 मंथ्स और लेस, ठीक है। तो ये बहरहाल 3 मंथ्स और लेस आई के अपने किताब में लिखा हुआ है, तो इसी के साथ ही चलेंगे हम, ठीक है। हमें ज़रा और मार्जिन मिल जाएगा। वैसे जदीद तहकीक तो अब यही कहती है कि जो 1.5 माह 6 वीक्स के अंदर जो आपका एसेट कन्वर्ट कैश में हो सकता हो या लायबिलिटी पे करनी हो आपने, तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आप ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात थी। बस ऐसे ही छोटी छोटी बातें एक बार पढ़ लेने से आपकी ज़िंदगी आसान रहती है, आपको परिचय में हेल्प मिलती है इन चीज़ों से। मैंने आपको बता दिया ICAP का दावा है, मैं अपनी किताब से बाहर नहीं जाता। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने आगे कुछ भी नहीं कहा, डिस्क्लोजर नहीं पढ़ाया आपको, डिस्क्लोजर बनाना आपको आता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन कोई भी नहीं रीडिंग में दी, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये 2.2 मैंने दिया हुआ है आपको। अब ये 2.2 सारी वो बात है जो मैंने आपको बारहा पढ़ाई कि इंटरेस्ट और डिविडेंड, ये 2 ऐसे आइटम्स हैं जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी आ सकते हैं और इन्वेस्ट एज एन आउटफ्लो, और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में डाउन सबसे एंड पे भी शो हो सकते हैं। आपकी मर्जी है, जो मर्जी करें, कोई मदर का हेड आपको रोक नहीं सकता सिवाय एग्जामिनर के। अगर वो कह दे, जैसे हमने भी सवाल देखा था अभी थोड़ी देर पहले दिखाया, अगर वो ना कहे तो बड़े सवाल के अंदर जो मर्जी करें। लेकिन स्टैंडर्ड ने अपनी एनेक्सर देता है ना, जो स्टैंडर्ड के आगे एनेक्सर होते हैं, एग्जाम्पल में जो फॉर्मेट बनाया उसमें स्टैंडर्ड ने इंटरेस्ट को ऑपरेटिंग में माइनस किया और डिविडेंड को फाइनेंसिंग में माइनस किया। तो ICAP कहता है हम भी इसी को ही यूज करते हैं। ये बात सिर्फ यहाँ पर लिखी हुई है, कोई नई बात नहीं, ये आपको पता है, लेकिन इसको एक बार रीड करना है, ठीक है। यही बात इसमें लिखी हुई है। कुछ बच्चों ने अभी बैठे बैठे भी पढ़ लिया, उन्हें कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको नजर आ रहा है हाँ ये बात जो कर रहा है सही है। वरना इसीलिए तो कह रहा हूँ कि
कि परसों मिलना है तो पकड़ लेना अगर इसमें कोई बात ऐसी हो, ठीक है। फिर आगे आपने और कुछ नहीं पढ़ना, नॉन कैश ट्रांजैक्शन मैंने रखा हुआ है, नॉन कैश ट्रांजैक्शन शायद रखा हुआ है रीडिंग में, क्योंकि इसके साथ एक एग्जांपल है। उसके बाद आगे कुछ नहीं करना, ये आपने सीखा हुआ है, ये यहाँ से नहीं करना, जंप लगा के आना है। एक आगे आना है वो ये प्रेजेंटेशन ऑफ डाउटफुल डेट, ये देख लो, ये मैंने कुछ एक चीज़ें बस बीच बीच में रखी हुई हैं। ये 2.2 2.3 नॉन कैश अलॉन्ग विद एग्जाम्पल पढ़ो। फिर ये वो आपका, अब ये भी आपको पता है, लेकिन एक बार पढ़ लेने में कोई शान नहीं घट जाएगी आपकी, एक बार सिर्फ पढ़ लोगे तो जब भी रिवीजन पे आओगे सिर्फ ये बुलेट पढ़ना है। इसमें वही बात लिखी हुई है कि बैड डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट क्या है, 2 ऑप्शन है इनडायरेक्ट मेथड में, ठीक है, वो 2 ही ऑप्शन, यहां पर वही बात लिखी हुई है, ठीक है। चार्ज चेंज इन ग्रॉस रिसीवेबल ले लो, ठीक है, फर्स्ट मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, एडजस्ट करो प्रॉफिट को ग्रॉस रिसीवेबल से, या ना एडजस्टमेंट करो बैड डाउटफुल डेट की और एडजस्ट कर लो नेट रिसीवेबल। नीचे एक एग्जांपल बना ली उन्होंने, तो एक बार पढ़ लेने से कोई हर्ज नहीं है, पता है आपको, ये आता है, ठीक है। मोटी मोटी कुछ चीज़ें हैं, इनको लाजमी पढ़िएगा, ठीक है। आगे कुछ ज़रूरत नहीं है, ये सब आपने सीखा हुआ है सवालों के अंदर, ठीक है। ये उनको पढ़ने की जरूरत होती है जिनको, जो स्क्रैच से खुद सीख रहे होते हैं किताब में, उनको देख कर सीखते हैं कि अच्छा ये करना है वो करना है, वो आपको पता है, ठीक है। उसके बाद एंड पे आके मैंने ये यूजफुलनेस में ये क्लासिफिकेशन वाइज यूजफुलनेस आपके लिए कहा है, रीड करनी है। ये बड़ा अच्छा एक सोर्स है, यहाँ ना भी काम आए तो रेशो में इंटरप्रेट करने में थोड़ा सा काम आ जाता है। बिल्कुल सादा सी बात है, लेकिन प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत कम। देखो अब इतने सफ़े छोड़कर अगला जंप किस पे लगा है, 5.2 पे, पेज 670 पे। इतनी सी बात सिर्फ पढ़नी है बस ये, ठीक है, ओके। साथ अगर 5.3 पढ़ ले कोई तो हर्ज नहीं है। वैसे मैंने पता नहीं लिखा है या नहीं लिखा, लिख दिया है, इसलिए सिर्फ लिखा है कि इसमें कैश फ्लो के अंदर तो कोई मसला नहीं होना, लेकिन रेशो में हो सकता है आपको ये हेल्प कर जाए थोड़ा सा, क्योंकि कैश को मैंने कहा था साथ बताना है जब रेशियोज पढ़ा रहा था। थोड़ा सा अगर इसको एक सफ़े को रीड कर लेंगे तो इसको अगर कोशिश करके, सिर्फ MCQs हैं और ये कैश फ्लो के कुछ चंद एक सफ़ात हैं जिनको मैंने रिवीजन प्लान में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। कि कोई मसला है तो मुझसे पूछ सको, अभी मौका है, अभी भी मौका है। आज भी ये देख लोगे तो परसों मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। बस उसके बाद फॉर्मेट्स हैं, क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने, हाँ एक होमवर्क तो दे बैठा हूँ यार, ये जालिब वाले सवाल को डायरेक्ट से करना है, तो सॉरी यार लेकिन अब ये कर लेना है। MCQs जालिब वाला सवाल डायरेक्ट से, और ये थोड़ी सी थ्योरी, और मैं कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। बस 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 अब बस मैं आपको IAS 8 का पहले रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल करा देता हूँ, फिर बाद में कोई टाइम बचा। कैश फ्लो मेरी तरफ से कोई अब इसमें पेंडेंसी नहीं है, लेकिन आपको कुछ MCQs में मसला आएगा। वैसे तो इसका बड़ा सवाल एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपको मैं समझाऊंगा, क्योंकि एक बड़े सवाल के साथ भी MCQ दे दे तो कोई मर्ज तो नहीं पड़ जानी, उसको कर सकता है, वो ज़्यादा गुस्सा कर जाए कैश फ्लो के ऊपर, कर सकता है, आ सकता है, तो हमने छोड़ना तो कुछ भी नहीं है ना। तो जो सवाल आपको हाईलाइट करके दिए हुए हैं, मतलब MCQs बहुत थोड़े थोड़े हैं रिवीजन प्लान के अंदर, जैसे इसी कैश फ्लो को ही देख लो, इसके तरह ज़्यादा है, इसी को देखने आए, इसी के सबसे ज़्यादा निकला है, लेकिन ये किसी वजह से थोड़ा सा हाथ सीधा करने के लिए होगा, वरना अब ये देखो IAS 33 के कितने MCQ हैं, थोड़े से और ये कर लिए हैं। तो 4 टॉपिक्स तो वो हैं जिनके कर लिए हुए हैं अभी ताज़े ताज़े, उनको ज़रूरत ही कोई नहीं है आपकी। यानी कैश फ्लो, IAS 8 और उससे पीछे वाले MCQs जो है वो हिम्मत कर रही हैं थोड़े 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 थोड़े। IAS 8 कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो गया, ये क्या है, चेन इक्विटी, ये इसलिए कर लिए कि अब आपका लेवल है सिर्फ टिक क्रॉस है, कैलकुलेशन वाले ना होने के बराबर है, ना होने के बराबर है। पढ़ना है, यस नो करते जाना है, ठीक है, लेकिन जिसको मसला आए वो निशान लगाओ, और ध्यान से ज़रा निशान लगाना, अपना टाइम ज़ाया ना करना। मेरा तो टाइम है ही आप लोगों के लिए। करेक्शन ऑफ एरर में भी थोड़े से MCQs हैं, हालांकि ज़्यादा सवाल इसके एक्सपेक्टेड है, 36 में ज़्यादा है, मेरा डर है इसके ऊपर थोड़ा सा इधर चला ना जाए ज़्यादा। बाकी ये देखो 40 के अंदर हैं ही थोड़े से सर, ये किसके हैं, 16 के, तो 16 में हैं भी तो कितने ज़्यादा, तो उसमें से ये सीधा 15 20 10 12 इस तरह से करके हैं। छोटे छोटे MCQs हैं, ज़्यादा इसमें थ्योरेटिकल हैं, ज़्यादा थ्योरेटिकल हैं, लेकिन कुछ MCQs हैं कैलकुलेशन वाले, जो हो जाएं यार ठीक है, जो ना हो जाएं तो वीकली मीटिंग में भी आपको कहा है मैं बुलाया करूँगा। वैसे तो FR 1 वाली मीटिंग पहले ही बहुत बढ़ जाती है, तो ऑनलाइन वालों के अलावा शायद आपको अलग से भी बुलाऊं, पर बुला लूँगा,
ठीक है, मैं मेरी मर्जी की बात है, फिर वही बात, मशवरा मांगा है मैंने तुमसे, जैसे मुझे अच्छा लगा एक बार ट्राई करूंगा, उसके बाद आपको बुलाना मकसूद है ना, अलग बुलाऊं या इकट्ठा बुलाऊं, वो ना मैंने जमात में कभी मस्जिद किसी कोने में घुस के, मैंने कभी किसी होटल में बैठ के, मैंने पता नहीं किस किस तरह से मीटिंग करनी पड़ती है, ये वाला सेशन बड़ा मुश्किल होता है मीटिंग्स के लिए, लेकिन करते हैं वीकली। तो जैसे जैसे अमीर सर नान होने नंबर है तुम्हारे पास, ठीक है, हाँ करा लो, उन्होंने कहना कर लो। अच्छा चलो आ जाओ अच्छा जी, अब इसके अंदर छोटा सा सवाल रह गया है, पहला ये जरा कर दो फटाफट, उसके बाद फिर मैं आईए सेट का सवाल करा के छुट्टी दूंगा, ठीक है, क्योंकि एंड पे ये नहीं कर सकता, आपकी बिल्कुल गुंजाइश नहीं रहनी, खत्म हो जाए नहीं। आईए सेट का सवाल ऐसे करना है आपने, इतना इजी आप देख के आप आश का गार्डन हो जाएगा दिल आपका, लेकिन उससे पहले इसको देखो। एज अ फाइनेंस मैनेजर एट डायर लिमिटेड, you have recently welcomed Fatma for a 3-month internship. You assigned her the task of developing a deeper understanding of statement of cash flows by studying DL's and other companies' recent financial statement. She has now presented following queries. अब जाहिर सी बात है, कैश फ्लो पहली बार देख के बंदे तो दिमाग से घूमना ही होता है, तो इंटरनी है ये, इसके कुछ सवाल हैं। पहला सवाल, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ मशीन जो है जी, वो ऐड हो रहा है जी कैश फ्लो में फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग वो ऐड हो रहा है जी, हैज बीन एडेड। हमने कहा अच्छा हाँ, अब हमें तो पता था, हम तो कैश फ्लो इतने दिन पढ़ के इतनी मुश्किल से हमने ये सारा काम कर लिया था, हमें तो ये सारा आइडिया था। तो कह रही जी इवन दो इट्स कैश इफेक्ट इज ऑलरेडी रिफ्लेक्टेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब उसको मसला क्या है, कैश फ्लो में उसने देखा कि लॉस ऑन डिस्पोजल ऐड हो रहा है और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश इनफ्लो आ रहा है, सही ट्रीटमेंट हुआ है। उसका क्वेश्चन है तो उसको आप जवाब दें कि जी देखें बात यह है कि चूंकि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट है और प्रॉफिट तक आते आते ये लॉस ऑन डिस्पोजल लेस हो चुका है, इसलिए इसको ऐड करना जरूरी है, चाहे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में उसका कैश फ्लो आ भी रहा है, ठीक है, ताकि ये कैश में कन्वर्ट हो सके। देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया, सोल्यूशन था ना इधर खुला हुआ पे। कौन सा सवाल है? अच्छा, लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ अ मशीन इज एडेड बैक बिकॉज इट्स ऑलरेडी डिडक्टेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, बट इज नॉट एन ऑपरेशनल कैश फ्लो। हाँ, ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है, so the addition reverses impact on profit and shows that effect is not counted in cash flow from operating। अब 100% ये बात लिखनी को जरूरी है, हमने भी तो ये बात बोली है, अल्फाज में लिख के, जो आपको पता है बिल्कुल अच्छे तरीके से पता है वही लिखना है, ठीक है, सही है, ओके, लेकिन लंबी कहानियां नहीं छोड़नी। 2 नंबर इसके थे, मार्किंग स्कीम तो देखी नहीं। चलो, इंटरेस्ट पेएबल इज कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाँ है तो वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट, येट चेंजेस इन इंटरेस्ट पेएबल इज नॉट रिफ्लेक्टेड इन चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्यों? क्वेश्चन तो लॉजिकल, ये तो मैंने आपको कहा था ना ऐसे करना है, तो आपने कहना है, आपने इसको कहना है कि असल में इंटरेस्ट को हम अलग से शो करते हैं ऐड बैक करके और नीचे फिर लेस करके, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करते हैं और इंटरेस्ट पेड, तो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा ये वर्किंग कैपिटल के अंदर, ये अलग से जो हमने प्रॉफिट में, वहां पे वर्किंग कैपिटल में ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ों को कैश में कन्वर्ट करते हैं, जबकि इंटरेस्ट के लिए हमारा स्पेशल यही ट्रीटमेंट है कि हम उस इंटरेस्ट एक्सपेंस को ऐड बैक करते हैं, और वर्किंग कैपिटल का पार्ट तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं है। कोई भी बिजनेस इसलिए नहीं इस्टेब्लिश करते हम कि लोन लेंगे और उस पर इंटरेस्ट दिया करेंगे, जरूरत पड़ गई, पैसे कम पड़ गए तो लोन ले लिया। कोई भी बिजनेस हम इसलिए नहीं करते कि हम पैसे इजाफी होंगे तो उसको इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट इनकम कमाएंगे, इन्वेस्टमेंट इनकम, वो तो पैसे इजाफी हो जाते हैं तो ऐसा काम हो जाता है, ये ऑपरेशंस का पार्ट नहीं होता। इसलिए इन्वेस्टमेंट इनकम हो, इंटरेस्ट इनकम हो, इंटरेस्ट एक्सपेंस हो, एड लेस करते हैं ऊपर फेस पे और उसका कैश फ्लो अलग से दिखाते हैं, उसको वर्किंग कैपिटल में लाते हैं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल में सिर्फ ऑपरेशंस जो हमारे हैं उनका, तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट तो है इंटरेस्ट एक्सपेंस। वर्किंग कैपिटल क्या है? आपको जो पैसे चाहिए वर्किंग कैपिटल को, तो वो अब इंटरेस्ट आप किस लिए दे रहे होते हैं? इसी लोन के ऊपर दे रहे होते हैं जो वर्किंग कैपिटल लिया होता है मसलन, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल का पार्ट तो है, लेकिन ऑपरेशंस का पार्ट तो नहीं है।
तो हमसे कहेंगे कि जी ऊपर ऐड किया हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस नीचे लेस, इसलिए उसको वर्किंग कैपिटल में लेकर नहीं आते। ठीक है, change in interest payable is not reflecting change in working capital because corresponding cash flow interest paid is presented separately. In contrast, working capital changes are adjusted since their related cash flow are not shown separately in direct method. These adjustments are made to bridge the gap between. उसने भी अपनी कहानी बताई, हमने बताई, मतलब दोनों का मोरलेस सेम था, बल्कि मैंने लगता है साड़ी गल ज़्यादा जानदार है, तुम अपने लिए लिख लेना। ठीक है, बिल्कुल सही है जो हमने बोला। ठीक है, आखिरी क्या सवाल है जी इसका? The repair and maintenance on office building are related to property, plant, equipment and should be categorized under investing activities. Investing activity का मतलब होता है जो हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेचा, उस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है जो प्लांट मशीनरी, उसको मेंटेन करने के लिए खर्चे हमारे ऑपरेशंस का ही पार्ट होते हैं। ये आपका जो है वो सही नहीं है ये वाला अंदाजा। However, they do not appear in cash flow statement at all. आ ही नहीं रहा नजर, उसे कहना है वो जो ऊपर आपने कहा है वर्किंग कैपिटल चेंजेस है, ये रिपेयर मेंटेनेंस वहीं पे वर्किंग कैपिटल के अंदर एक्रूवल्स प्री पेमेंट्स के अंदर एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये सवाल था जी कैश फ्लो का। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग आर रिकॉर्डेड एज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड आर ऑलरेडी डिडक्टेड इन नेट प्रॉफिट, सो नीड नॉट बी शोन एज आउटफ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन एज दे आर नॉट कैपिटलाइज्ड देयरफॉर। बल्कि इसकी बजाय ज्यादा बेहतर वो है जो मैंने आपको बोला है, क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शामिल हैं और ये कैश में कन्वर्ट होते हैं वर्किंग कैपिटल चेंजेस के अंदर। बहरहाल दोनों बातें ठीक हैं, देखो आपने बिल्कुल जो पता है आपको बता देना है, सादा बात। ठीक है, ऐसे भी सवाल होते हैं, ऐसा ही सवाल आपको एक नजर आ रहा है, ये सोल्यूशन भी मैं भिजवा देता हूँ ग्रुप में, पिक्चर ना लो इसकी यार, ये सोल्यूशन उसको को अभी भेजे, डाउनलोड करे भेजे, अब मेरे पास टाइम नहीं है मैं उसको भेजूँ, डाउनलोड करके भेजे इनको। वो सुबह बस कॉपी नहीं कराए, उसको ख्याल नहीं रहा, उसके बाद फिर ख्याल नहीं रहा, उसके बाद तो मुझे ख्याल रहा ही नहीं ना अभी तक, तो क्या हुआ है मेरे से जी। अच्छा जी, अब इधर देखें जी, ये एक छोटा सा सवाल रह गया बोरिंग कॉस्ट का हमारा रिसेंट अटेम्प्ट में से, और एक छोटा सा सवाल रह गया, देखो ये भी IAS 20 में क्या करना है, क्या कहता है जी, डिस्कस। ये हमने बड़ा डिस्कस किया था, इसलिए मुझे लग रहा है इस बार डिस्कस नहीं, इस दफ़ा एक्सट्रैक्ट्स बनवाएगा। मैंने आपको टर्म टेस्ट 2 में एक्सट्रैक्ट्स वाला सवाल दिया था, वही ले आऊँगा, वही डिस्कस कर लेंगे, और तो सवाल है नहीं, उसको ही कर लेंगे जी। IAS 8 का उसकी बजाय मेरा दिल है वो कर लें, बार्ड वाला, देखेंगे दोनों में से कोई एक। हाँ वो आप फिर कर लेना ना, करना है तो मुझसे पूछ लेना, मैं देखूंगा, हम देखेंगे। आज तो मुझे CA में देखने दो ना भाई, कोई तैयारी नहीं हुई, सारी R1 की तैयारी करता रहा हूँ मैं, अब मेरी टेंशन हो रही है। ठीक है भाई मेरे, इनको सोल्यूशन तो भेजो ग्रुप में रिसेंट अटेम्प्ट का डाउनलोड करके ICAP का। अच्छा जी, तो ये फर्स्ट और फोर्थ रह जाएगा, और उसके बाद 6 तो चल ही रहा है, ज़रा इसको कर दो, जल्दी करो, फिर मैंने सवाल कराना है। मैं 20 मिनट चाहिए उस सवाल के लिए, बस 20 मिनट। IAS 8 वाला सवाल देखो जी, अंडर, अब कैश फ्लो कर लिया मैंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज, अच्छा ये तो अभी पढ़ के आ रहे हैं, सुभान अल्लाह। ट्रेजरी बिल मैच्योरिंग इन 45 डेज, ये तो कैश इक्विवेलेंट है, उसने नॉट कहा है। बैंक ओवरड्राफ्ट पेबल ऑन डिमांड, ऑन डिमांड 3 महीने के अंदर पेएबल हो तब भी वो कैश इक्विवेलेंट के अंदर नेगेटिव वाला आता है, ये तो ऑन डिमांड है। इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ अनदर एंटिटी हेल्ड फॉर, पता नहीं, प्राइस बॉन्ड्स, ये तो होता ही है, मैंने आपको कहा था, मैंने बल्कि मिसाल ये दी थी प्राइस बॉन्ड्स पड़े हो। अब ये जो है ना थोड़ी सी ज्यादती है तो यही, ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन इसके लिए भी IFRS 9 का पढ़ा होना जरूरी। IFRS 9 के अंदर आपको बताया जाता है कि ये एक इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है ना, ये एक आपका मॉनेटरी आइटम ही नहीं होता। एनीवेज शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए ही है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स क्वालिफाई नहीं करता कैश इक्विवेलेंट के हिसाब से, ये कैश इक्विवेलेंट है ही नहीं, ये मॉनेटरी आइटम ही नहीं है। ठहरो, इसने क्या लिखा हुआ है, ये असल में IFRS 9 वाली बात है, थोड़ी सी ज्यादती थी इस तरह से लिखना, बाकी 3 आपको आपके नॉलेज के हिसाब से समझ आ रहे हैं। बल्कि ठहरो, ये जो अभी मैंने कहा है पढ़ो, मुझे लगता है इसमें लिखा होना चाहिए, एक मिनट, अगर थोड़ी सी बात है तो इसमें लिखी होनी चाहिए जो आपको रीडिंग के लिए दिया जाता है। 1 मिनट रुको। Not all investment are cash equivalent. An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has short maturity, say 3 months or less from date. Equity investment किसे कहते हैं? Investment in share. Investment in, भाई इक्विटी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या? आपने इक्विटी अपनी में इन्वेस्ट कर दिया नहीं, आप अपनी इक्विटी इशू करते हैं, जो खरीदते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आपने किसी के शेयर्स खरीदे हों, इन्वेस्टमेंट होती है ना जिस पर डिविडेंड आता है, आ सकता है, तो वो कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है
आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम कैश इक्विवेलेंट अनलेस दे आर इन सब्सटेंस कैश इक्विवेलेंट। फॉर एग्जांपल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हों तो फिर तो ठीक है, वरना जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं, अब वो ये ज्यादती है ये बात। लेकिन चूंकि अब आई कैप का ये, अब देखो मैंने तो ये लिखा हुआ है, लास्ट टाइम भी लिखा हुआ था, इस दफा भी लिखा हुआ है, पढ़ना है, इसलिए मैं आपको इंपॉर्टेंस का बता रहा हूं। पूरे चैप्टर में देखो ना, मैंने आपको ये सफा कहा है, उसके बाद ये जनाब चल पड़ा काम, कोई चक्कर ही नहीं। बीच में एक ये पॉइंट का है और ये दूसरा पॉइंट का है, फिर चल पड़ा काम, कुछ नहीं पढ़ना। बीच में एक ये पॉइंट का है, सिर्फ इतना सा पॉइंट और एग्जाम्पल, उसके बाद फिर चल पड़ा है कहानी को नहीं, एंड पे जाके फिर थोड़ा सा ये क्लासिफिकेशन वाइज यूज बहुत कम है। लेकिन एक बार पढ़ने का फायदा क्या होता है, वो आपके सामने आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर एक बात लिखी है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेटा ये ज्यादती है, मैं आपको ये सही से कैसे समझा सकता हूं। मैं आपको FAR 2 की बुक में ऐसे ही ज़ियारत कराता हूं, जरा ऐसे ही जरा ज़ियारत करते हैं, ऐसे ही जरा। मैंने पूछा आप लोगों से, मैंने पूछा नहीं है, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं, चुप करके देख लो, चुप करके देख लो। आगे जावेद अतान IS 21 का टॉप पे आना पड़ेगा। अब ये देखो, यहां पर मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम्स के IS 21 के अंदर डिस्कशन होती है, जिसके अंदर वो यहां पर कहता है, ये देखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है, ये इस IS 21 को पढ़ाते ही बंदा कहता है IFRS 9 में पढ़ाएंगे आपको, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स जो है ये मनी ही नहीं है, वो कहता है मॉनिटरी आइटम ही नहीं है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे हो गया फिर? जब कैश ही नहीं मानता इसको, स्टैंडर्ड्स को कैश ही नहीं मानते। ठीक है, तो ये बहरहाल ये ज्यादा इसलिए कह रहा हूं कि ये आपके लेवल की बात नहीं है, असूली तौर पे ये लिखनी नहीं चाहिए थी। बहरहाल अब क्या कर सकते हैं। तो ये बाकी 3 तो समझ लग रहे थे कि हैं, तो चौथा फिर ये शक वाला है, लेकिन ये उनको शक होता जिन्होंने ये पैरा पढ़ा नहीं होना था। जिन्होंने ये पैरा पढ़ा था, डेफिनेशंस तो लाजमी पढ़नी थी हमने, तो उन्होंने एक दफ़ा नज़र से गुजारा ना, उनको याद आ जाना था, कोई बात नहीं जी। एग्जाम्पल 1 में भी है, वो है आपके पढ़ने के अंदर है। ले जी, पढ़ने वाले डेटा में है, थोड़ा थोड़ा हर टॉपिक में है। चलो जी, MCQs मुक गए। अगले सवाल तो वैसे ही हो गए, ये बस कल करना है, इतना आसान सवाल है ये 16 नंबर का, PPE का नोट। आप कहेंगे यार कमाल हो गया यार, तो मजाक था ये, क्या सवाल था ये? लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे आप। ठीक है, चलो शुक्र है आज पाकिस्तान जीत गया, 2 गम नहीं पड़े। गवांडियों के जीतने का और हमारे हारने का होता तो डबल गम होता। छुट्टी तो गम नहीं, हम गम में ज्यादा पड़ते हैं। ये भाई पढ़ो, अब सवाल है, प्रिपेयर रिटेन्ड अर्निंग कॉलम एज वुड अपीयर इन VL स्टेटमेंट ऑफ चेन इक्विटी फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2024 इन अकॉर्डेंस विद IFRS। बस ये आखिरी सवाल है आज का, जिसने कल करना है वो कल कर ले प्लीज। आखिरी सवाल है, अल्लाह के नाम पे एक सवाल कर लो बाबा। अब देखो, अब तो मैंने एंड कर दिया, ठीक है बेटा जी, मैंने किया क्या, इससे मैंने 1 घंटा कहा था, अभी वो तो पूरा पढ़ लो। 5 बजे तक ना हो तो छोड़ दूंगा। 5 बजे तक कहा था सुबह, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं बड़ा हो गया हूं, बल्कि मैं बूढ़ा हो गया हूं यूं कह दूं। अच्छा अब सुनो भाई, देखो इस सवाल के हुज्जम पे ना जाओ, 5 मिनट का सवाल है। अच्छा आपकी मर्जी है, जिसने जाना है जाए, शुरू करते हैं। ये भी फिर डेवो है, नहीं रुक दी बेटा, इतना आसान सवाल है, यकीन करो। ये रहते हैं 25 मिनट, मुझे लगता है 15 मिनट में हो जाना है, थोड़ी सी हिम्मत, आखिरी 15 मिनट नहीं हो जाएगा। देखो तो सही, देखो इतनी देर में ना हमने सवाल पढ़ लेना था। अब आप जितनी देर बोलेंगे, सवाल तो मैंने करा के भेजना है। जिसने जाना है, मैं जाने वाले कोई नहीं रोक सकता। अच्छा हूँ बेशर्मी ना करना, सारे उठ के टूर ना जाना, ये मैं ऊपर से कह रहा हूँ, जिसने जाना है जाओ। खबरदार जी को किया थे रिटेन्ड अर्निंग का, फिर एक लतीफा सुनाऊंगा, पहले ये सवाल करो फिर मैं रिफ्रेश इसके बाद करूंगा। तुम्हें पता नहीं मेरे ज़हन च है कोई, मैं हमें छड़ देता है, बढ़ाना पैना है कुछ अच्छा, prepare retained earnings column as would appear in VL statement of chain equity for the year 24 in accordance with IFRS show comparative figures। यानी कि 24 और 23 की चेन इक्विटी बनानी है बस, और वो भी रिटेन्ड अर्निंग का कॉलम। आइए सेट का सवाल, छोटे वाला, छोटा पांडा, चेक करो।
चेक करो जी, चेक करो। हाँ भाई, आगे भी चेक करने वाले, आगे भाई, आगे भाई। रिटेन अर्निंग कॉलम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ड्राफ्ट चेन इक्विटी ऑफ प्रिपेयर्ड बाय जूनियर। लो जी, कम पैकेज है जूनियर ने, जूनियर ने तो जूनियर है तो बहुत कुछ किया होगा। अभी अहमद सही करेगा इंशाल्लाह इसको, ठीक है। नहीं, अहमद अब सीनियर अकाउंटेंट है ना, ना ना ना। करेक्शन ऑफ एरर बहुत पहले पढ़ा था हमने, तब 50-55 के करीब लेक्चर्स थे, 60 के करीब। अब 100+, अब सेंचुरी नॉट आउट। अब ये सीनियर है, अब जूनियर्स जो है वो गलती करेंगे, ये सही करेगा, देखना अभी। देखो देखो देखो, 31 दिसंबर 24 बैलेंस, 31 दिसंबर 22 यानी यकम जनवरी 23 कह लो। ओपनिंग प्रॉफिट फॉर द ईयर 23, ठीक है। फाइनल कैश डिविडेंड फॉर 23। अरे ओ जूनियर, ये क्या कर दिया, फाइनल ऑफ 23 लिख दिया, 23 में गलत। कोई बात नहीं, हमने तो अपना बनाना है, तो इसको यहां पर नहीं लिखना, इधर लिखना है। कैलकुलेशन भी नहीं करनी, उठा के इधर लिख देना। और उसने आगे भी यही किया हुआ है, जिसको आपने क्या करना है, इग्नोर। डन हो गया, बाकी तो इसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट कहता है following changes have not been incorporated in draft financial statements of VL. It was identified that inventory items costing 28 that had been sold in 23 were included in closing inventory at 23. Oh, अगर सेल हो गए थे तो इन्वेंट्री में तो नहीं पड़े होने चाहिए थे, लेकिन गलती से इन्वेंट्री में काउंट हो गए। अब VL यूज करता है पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, तो इसका मतलब आप 2000 अगर इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट भी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, बल्कि इसका कितने गया, ये भी कर सकते हैं। मैं एंट्रीज करा देता, एंट्रीज कर ली, ठीक है। देखो 2023 के अंदर हमारी रिक्वायरमेंट है, अब ये है 10 मिनट का सवाल, क्योंकि इससे अगली एडजस्टमेंट पता है क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में उन्होंने फेयर वैल्यू मॉडल पे लाना है कॉस्ट मॉडल से। आपका फेवरेट पॉइंट, ऐसे करके आपने भड़का देना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और नहीं आया था सवाल में, पर्चे बेस्ड था, इसी में ही आया हुआ था, ठीक है। मिक्स किया था उसने, करेक्शन और ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यहां पूछा था। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों, 5। स्प्रिंग लगे हुए हैं इसको 25 वाले। और VL स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के एक्सट्रैक्ट्स हैं, प्लीज पूरा लिखिएगा पर्चे में। और ये जनाब हम बना रहे हैं फॉर द ईयर 24, साथ में 23। लेकिन आपको मैंने कहा हुआ है IAS 8 अप्लाई हो रहा हो तो आपने 2 लाइनें खाली छोड़नी है। वैसे बाय द वे ये गलती तो सिर्फ 23-24 की है, लेकिन इत्थे देखो ना पाए, डिसाइडेड टू चेंज द मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम कॉस्ट टू फेयर वैल्यू, और खरीदी थी 21 में, तो 21, 22, 23 वाला भी काम आया पड़ा, इसलिए 2 लाइनें छोड़ दो, कुछ नहीं होता, ठीक है। यानी 2 लाइनें क्या छोड़नी है, दिलेरी से लिखो, ओपनिंग एक बार भी आएगा और फिर 1 लाइन छोड़ के ओपनिंग एक बार फिर आ जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट ने आना है, डिविडेंड ने आना है, नहीं आना पहले में, चलो कोई नहीं, 2-3 लाइनें छोड़कर फिर क्लोजिंग, फिर प्रॉफिट ने आना है, डिविडेंड इधर तो आना ही है, फिर क्लोजिंग। अब ये तरीका सिखाया था, एक से इधर से उधर 1 इंच नहीं करेंगे हम इंशाल्लाह। सिर्फ बेटा आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए। अब तक तो, अब कितने नंबर हो चुके हैं अभी तक, ये सवाल डाल दें बीच में, कितने नंबर हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, हो गए हैं कितने, आखिरी 18 नंबर का गिनते जाओ, मुझे गिन के बताओ। 18 नंबर का एनपीओ का, 16 नंबर का ईपीएस का, कितना हो गया, 18 से 16 कितना हो गया, 34 है हो गए। उसके बाद रेशियोज का 8 नंबर का कितने हो गए, 42 हो गए। अभी 6 नंबर की वो कहानी भी हमने सुनाई है, वो 6 में से 3-4 तो मेरे जैसा भी अंग्रेजी लिखने वाला ले ले, इतनी आसान बातें थी। कितना हो गया, 48। और ये कितने नंबर है, 52। और जो दूसरे बचे हैं, ओके 58, ये जितने बचे हैं ना बाकी, वो इससे भी आसान है, कुछ मुश्किल था ही नहीं। मैंने आपको कहा था सबसे मुश्किल सवाल एनपीओ का, लेकिन आप लोग फिर भी पता नहीं क्या करते हैं पेपर में। ये पेपर आपके सामने, ऐसा ही पेपर होना है भाई, प्लीज बी कॉन्फिडेंट, आपको सब आता है, इंशाल्लाह आप पास होंगे। अच्छा, ये देखें, तरीका भी हम नहीं छेड़ रहे, क्या करते होते थे। अब IAS 8 की ना रिवीजन चल रही है, थोड़ी सी थ्योरी करानी है, एक सवाल और कराना है मुझे, अब इससे भी डर है, इस दफा इसने आना है, इसलिए चलो ये 2 सवाल। 31 दिसंबर छड़ दो हूं एसी, फिलहाल एसी तो काम DC हो गया है। 31 दिसंबर 24 इधर लिखा, 31 दिसंबर 23
और यहाँ पे यकम जनवरी 23 लिख लो या 31 दिसंबर 22 लिख लो, आपकी मर्जी है, लेकिन ये 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो ओपनिंग ही है, यहां मैंने क्लोजिंग ही लिखा था, मैंने कुछ नहीं बदला, मेरा बड़ा पक्का रट्टा है, मैं कई साल से ये करा रहा हूं, ऐसे ही करा रहा हूं, तुमने एक बार पढ़ा है। अच्छा, रिटेन्ड अर्निंग्स है भाई, सिर्फ रिटेन्ड अर्निंग्स, तो रिटेन्ड अर्निंग्स रुपीज इन मिलियन ही करेंगे जी इंशाल्लाह। अब हमें क्या चाहिए, अंधा क्या चाहे 2 आंखें, सबसे पहले वर्किंग वन। अब चूंकि मैंने तो सवाल पहले थोड़ा सा देख लिया है, आपको भी दिखा दिया है, 3 साल के लिए मैं इस वर्किंग को ओपन करूंगा, ठीक है। फिलहाल तो 2023 और 2024 का मसला है, ये जो पहली एडजस्टमेंट है। क्या मसला है, मैंने प्रॉफिट पे इंपैक्ट सिखाया था क्लोजिंग स्टॉक का, मार्कर यार दिखाओ यार, कोई यार जाते जाते को अच्छा सा मार्कर दे ही दो यार, अब बस करो यार, सुनो, ब्लू नहीं चाहिए, सुनो भाई, हुआ क्या है 23 में एक चीज सेल हो गई थी, तो सेल में तो रिकॉर्ड हो गई, उसका तो कोई मसला नहीं है, लेकिन गलती से क्या कह रहा है वो, स्टॉक में पड़ी रह गई है, यानी क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ा हुआ है। अब क्लोजिंग स्टॉक को 2023 में कम कर लें, अब क्लोजिंग स्टॉक को अगर कम करेंगे कितने से, 28 से, तो दूसरा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, नहीं 23 में क्लोजिंग स्टॉक को सही करो तो कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब फिर प्रॉफिट यानी पीएनएल पे ये असर पड़ना, ठीक है। लेकिन मुसीबत क्या है, मुसीबत यह है कि ये पीरियोडिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, तो 1 साल का क्लोजिंग इनका अगले साल का ओपनिंग भी बना था, तो इसका मतलब जो असर इस साल पे है उसका एग्जैक्ट उलट असर अगले साल पे। मैंने आपको ये यूं सिखाया था इंपैक्ट ऑन, लेकिन आपने खुद कहा है कि वो वाला बस रहने दो, हुण सानू नवा काम सिखाओ, तो कोई बात नहीं, नया सीख लो, ये भी आपको सिखाया हुआ है करेक्शन में। 23 के अंदर क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ है, करेक्शन की वजह से क्लोजिंग स्टॉक 23 का क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो प्रॉफिट भी क्या होगा, प्रॉफिट नहीं, क्लोजिंग स्टॉक डिक्रीज हुआ है तो प्रॉफिट भी डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है देख लो, अब तो एंट्री में भी नजर आ रहा है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई है। लेकिन साथ ही क्या कहता था मैं, ब्लू पेन से मैं कहता था यही अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग, तो 28 कर दो। लेकिन अब आपने कहा हमने एंट्री करनी है, तो इसका भी आपको हल बताया हुआ है कि आपने सिर्फ क्लोजिंग वाली एंट्री को सोचना है, ओपनिंग वाली कभी नहीं सोचनी, वो तो हमेशा क्या होती है क्लोजिंग वाली के उलट, यानी कि ऐसी एंट्री को आगे उल्टा दो, ओपनिंग स्टॉक लिख लो, मेरा स्टॉक से मसला ही कोई नहीं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट अगले साल का जो ओपनिंग बना था, और कॉस्ट ऑफ सेल वो अगले साल भी तो मसला है ना। अब ये जनाब आपका इंपैक्ट है बस पहली एडजस्टमेंट का, ठीक है। और उसके बाद यहां से ऑनवर्ड्स हम शुरू करेंगे अपनी दूसरी एडजस्टमेंट। ये दोनों ही काम आपको सिखाए हुए हैं, प्रॉफिट बढ़ा, प्रॉफिट कम हुआ, प्रॉफिट बढ़ा, यहां पर भी प्रॉफिट कम हुआ है, पीएनएल डेबिट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी है, और यहां पे उल्टा दिया उनके, ठीक हो गया। उसके अलावा कोई मसला आ गया। नेक्स्ट वो कहता है It was decided to change the measurement basis of investment property from cost model to provide more reliable information. अब ये तो प्रायर ईयर एरर था, हमने इसको रिट्रोस्पेक्टिवली रीस्टेट कर दिया, लेकिन ये क्या है, चेंज इन एस्टीमेट नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो चेंज इन पॉलिसी को भी क्या करना है, हमने रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना। अब क्या करना है, ऐसे 2-3 सवाल हमने किए थे, ऐसे 2-3 सवाल किए हुए हैं, एक फखर वाला तो पेंसिल सवाल भी कर दिया था कैंसिल, क्योंकि उस जैसा आगे हो गया था, मुझे भी याद है, असल में कल मैं सारे सवाल देख रहा था, मैं बैठा रिवीजन प्लान के लिए, तो वहां पे लिखा हुआ था फखर के ऊपर पेंसिल कैंसिल, तो मुझे याद आया वो। तो 2-3 सवाल थे, क्या करना है, वर्किंग करो भाई, कॉस्ट मॉडल पे थे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहे होंगे, वो भी निकालो क्योंकि वो उल्टानी है, और फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर कहा करता था कि काश किसी सवाल के अंदर यूं भी हो के लॉस भी आए, उसने सुन लिया शायद एग्जामिनर ने हमारी बातों को, पिछली बार वालों को भी कहता था ना, तो उसने ले लिया लॉस। खैर चलें छोड़े। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओन्ड बाय वीएल इज अ बिल्डिंग परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 21 एट कॉस्ट ऑफ 750,
30% ऑफ कॉस्ट इज एलोकेटेड टू लैंड, यानी पहले इसका 70% कर लेना। उसके बाद कहता है डेप्शन हैज बीन चार्ज एट, उन्हें क्या स्ट्रेट लाइन थे हर सवाल से असी मैं किताब से अपनी दिता है, क्यों ना इनको अब रिड्यूसिंग बैलेंस पे डालूं, कोई मसला है, अपनी वर्किंग करेंगे जैसे हम करते हैं। ऐसे सवाल यकीन करो मैं कहता हूं ये सबसे आसान सवाल था पूरे पर्चे का। तो आप देख रहे हो या तो कोई ऐसी चीज आ गई हो जो आपने ना की हो, नहीं आएगी। तो मसला ये है, मसला बस आप में ही है। अच्छा जी, वो कहता है एंड इंक्लूडेड इन अबव ड्राफ्ट। भाई डेप्रिसिएशन हमें पता है ड्राफ्ट में इंक्लूडेड होती है, ड्राफ्ट वैसे थोड़ी बनता है, तुम ना भी लिखते तो हमें पता है। खैर चलो, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट एंड ऑफ 21, 22, 23, 24 आर इतने 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 रिस्पेक्टिव। तो पहले सुकून मारो, पहले 1 अप्रैल 21 से इसकी वर्किंग करते हैं जैसे हम आज तक जिंदगी में वर्किंग्स करते आए हैं। ये मिटा दूं ये जरा अल्टरनेटिव जो, क्योंकि आपने खुद ही फरमाइश आज की है कि हमें तो एंट्रियां करा दो। तो फिर ना करते भाई, असी फिर एडे चंगे थे नहीं। अच्छा अब सुनो, वर्किंग नंबर 2, यहाँ पे डेप्शन उल्टाएंगे, यहाँ पे फेयर वैल्यू गेन लॉस, बस इन्हीं सारी गल है। वर्किंग 2 में डेट 1 अप्रैल 21 पे खरीदा था, कॉस्ट कितनी थी? अच्छा मेरे ख्याल में तो डेप्रिसिएशन लेनी है मैंने, तो मैं सिर्फ बिल्डिंग की कॉस्ट ना ले लूं, क्या ख्याल है? तो मैं यहां पर लिख देता हूं 750 इंटू 70%, ताकि मेरी सिर्फ डेप्शन निकल आए। ओके जी, कितनी? 525। अब 31 दिसंबर 21 आया होगा, 525 5% के हिसाब से, लेकिन 9/12 डेप्रिशिएट हुआ होगा 525। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के साथ भी आई है सेट मिक्स है, पिपरी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में छोड़ा हुआ है, परसों करेंगे इंशाल्लाह। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बारी परसों है ना? हाँ जी, 20 उलट जाना है इसमें, खैर उल्टाते हैं अभी जी। बुक वैल्यू मजबूरी थी भाई, बुक वैल्यू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बुक वैल्यू चाहिए। 31 दिसंबर 2022। अब डेप्रिसिएशन 505 का जी बोलो, बुक वैल्यू 480, उसके बाद डेप्रिसिएशन 480 इंटू जी। ये सवाल तेज करा रहा हूं ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें है क्या? 24 456 बुक वैल्यू 31 दिसंबर 24, जो कि कह रहा है इंक्लूडेड है ऊपर, 456 का 5%, 23 कर लूं आप लोगों की इजाजत हो तो जी बोलो। 423 की कोई जरूरत तो नहीं थी, जरूरत ही नहीं है वैसे मुझे इसकी वो जरूरत है मुझे, चलो आपने निकाल दिया, मैंने भी रख लिया। अब ये वो है जो होता रहा है, लेकिन अब पॉलिसी चूंकि बदल गई है। मैं कह रहा हूं पर्चे में कहीं आप लिखना ना लो, यहां पे आकर मैंने कहा बस ठीक है ओके, मुझे कोई जरूरत नहीं, जरूरत होती तो लिख लेते। अच्छा अब ये वो कॉस्ट मॉडल है जिस पर वो था, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होती रही है, उल्टी कर दो, क्या कर दो? उल्टी कर दो। डेप्रिसिएशन चार्ज होने की एंटी डेप्रिसिएशन डेबिट। अच्छा मेरा मशवरा इस टॉपिक में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बैलेंस शीट का सवाल नहीं कर रहा इस वक्त। एनीवेज मैं डेप्रिसिएशन उल्टा रहा हूं, उल्टाने की एंट्री है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इस टॉपिक में हम करते थे डेबिट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, वर्किंग 2 से आई 20, सॉरी आई एम सॉरी, इधर 21 है ना, पहले 21 वो कर लो यार, उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ। हमने ना इस टॉपिक के अंदर ये कहा हुआ है, हमने, किसने बोला? हजरत ने तो नहीं बोला, हजरत आप हो सकता है आपके उस्ताद जी ने कहा हो, फर्क नहीं पड़ता। इस टॉपिक के लिए ना हमने एक सहूलत रखी हुई है अपने पास, वो सहूलत ये है कि चूंकि हमने यहां पर अक्सर बैलेंस शीट को भी सही करना पड़ सकता है, तो बैलेंस शीट में नॉर्मली पीपीई गिवन होता है, तो हमने उसका आसान हल, आप अगर रिकमेंडेशन भी लिख दोगे ना तो उसमें भी ब्रैकेट में पीपीई लिख देना, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लिख देना, अगर आप ऐसे ही चलते हो वो भी सहूलत है आपके लिए, ठीक है। 20 और 25 ये हुआ क्या है? 22 लिखा ही नहीं मैंने, हाँ हाय
एक मिनट अभी अभी एडजस्टमेंट हो जाती है। एडजस्टमेंट तो पता है आपको, हम कर लेंगे इंशाल्लाह। इधर आना ना जरा, खुशबू लगा के। 2021 जी मेरे बच्चों क्या था? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट कितने से? 20 से। लो जी आखिरकार हो गया, मैनू लाभ भी नहीं सी रहा 21 जी स्टूडेंट जी जी किसने कहा है नॉर्मली आती जाती फेयर वैल्यू पे? आप स्टैंडर्ड खोल कर देखें, इनिशियल मेजरमेंट इज हमेशा एट कॉस्ट। इनिशियल मेजरमेंट इज ऑलवेज एट कॉस्ट। Subsequently, you have the option go for cost model or fair value model. They were following cost model, जिस वजह से वो डेप्सिट करते आ रहे थे। अब उन्होंने आज आकर कहा कि हम तो बेटर, क्योंकि स्टैंडर्ड तो बदला नहीं, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम चाह रहे हैं कि इसको फेयर वैल्यू पे ले जाए। दैट्स वाई। अब क्वेश्चन तो पूछो, इनिशियल मेजरमेंट, खबरदार आपने कहा आना जाना फेयर वैल्यू पे, किसने कहा आना जाना फेयर वैल्यू पे लगा होता है? ऐसी बात मैंने कभी नहीं स्टैंडर्ड में सुनी। ओके, हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इनिशियल मेजरमेंट एट कॉस्ट है, उसके बाद फिर, और आपस की बात है, जब चीज आती है तो उसकी कॉस्ट उसी फेयर वैल्यू तो होती है ना यार, चीज खरीद के लाएंगे तो। खैर छोड़े, बहरहाल स्टैंडर्ड की बात, इनिशियल मेजरमेंट किस पे होती है? एट कॉस्ट। कॉस्ट कॉस्ट, ये भी मैंने आपके रिवीजन प्लान के अंदर डाले हुए हैं पॉइंट्स जो आपने पढ़ने हैं, लाजमी वालों में ये भी है एक पॉइंट। ठीक है, जज्बाती ना हो, फटाफट काम करा, छुट्टी दे सानू। अब ये जो बच्चे छेड़ रहे हैं, अब ये टाइम बीच में से निकाल लो। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, डेप्रीसिएशन क्रेडिट, वर्किंग नंबर 2। 25 आ ही गया, आखिर तुम आ ही गए। थोड़ा तंग हो गया, माफ कर दीजिएगा मुझे। यहां पर 24, यहां पर वर्किंग 2। ठीक है, अब ये तो हो गया जनाब आपका पुराना मॉडल रिवर्स। पुराना मॉडल हो गया रिवर्स, नया मॉडल को करना है रिकॉर्ड। जैसे सिखाया वैसे ही करो, बना लो लेजर, बना लो लेजर, आसानी में रह जाओगे, फायदे में रह जाओगे। ठीक है, अब जब वर्किंग 2 की बारी आई, आपने बना लिया इप का लेजर। किसका? इप। फेयर वैल्यू मॉडल पे अगर होता 1/4/21 को आता तो कॉस्ट होती पूरा 750। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू लेनी है तो लैंड प्लस बिल्डिंग की लेनी है भाईजान, डेप्रीशिएट नहीं करना। आप यहां सुन रहे हो भैना भरावो, सारे सुन रहे हो ना? अब बताओ 31 दिसंबर 21 पर कैरी डाउन फेयर वैल्यू कितनी है? 770। 20 का क्या आ गया? अब ये इस तरफ तो गेन ही लग रहा है मुझे, तो गेन आ गया, फेयर वैल्यू गेन, बैलेंसिंग निकाला और हम आगे बढ़ गए। ऐसे ही वर्किंग है हमारी। 1 जनवरी 22 पर ब्रॉड डाउन हमने ले लिया 770। इससे तेजी में ही हो जाता है काम, तेजी तेजी से करो, वर्किंग अपनी गंद मारो बेशक, लेकिन ये लेजर बना लो। फिर कहता है जी 31 दिसंबर 22 पर कितना था? 805। फिर गेन क्या है जी? ये क्या है? 800 ऐसे दस दो। फिर गेन आ गया, गेन पीएनएल में जाता है 35। मैं फिर भी एंट्रीज करूंगा, हालांकि यहां से भी हो जाना था, लेकिन चलो खुला टाइम है आज जी। 1 जनवरी, अच्छा सवाल खत्म हो गया ना, अब क्या करूं? आपके सामने ही है सवाल, आप इतने, आप कोई बच्चे तैयार बैठे हैं, हम तो जा रहे हैं सवाल तो हम, ये अब क्या सवाल था? ये मजाक था, लेकिन अब क्या छोड़ के जाओगे आधे रास्ते में? तीसरा 790, चौथा 815। 790 31 दिसंबर 23 पर कैरी डाउन 790, सवारी 90 न 90, स्पीड 790, तो फेयर वैल्यू लॉस आ गया। 15 का ओके ओके ओके, सवाल गया मुक गया सवाल। कितना है जी कैरी डाउन? फिर गेन कितना? यार बस वर्किंग थी और नॉलेज होना चाहिए था, ये सवाल है। अब क्योंकि मैं पहले एंट्रीज कर बैठा हूं इसलिए, हाँ जी इसकी एंट्री कराओ। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, गेन क्रेडिट, वर्किंग नंबर
3 में 20 माशाल्लाह, कंफ्यूजिंग रहे बच्चा ताकि 20 केड़ा ते केड़ा है। चलो 35 फिर गेन है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, गेन पीएनएल में क्रेडिट वर्किंग 3 से 35। नेक्स्ट कोई गल नहीं, लॉस डेबिट वर्किंग 3 से और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 15 और हुण जगह खुली हो गई है। इन्नी तक एंट्री करो बेशक जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और गेन क्रेडिट वर्किंग 3 से 15 नहीं 25। लो जी, कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें? जैसे सिखाया था, ठीक है, कि 23 की गलती 23 में, 24 की 24 में, उससे पहले वाली सारी ओपनिंग ऐसी तरतीब में करते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है, पहले मुझे गलत प्रॉफिट चाहिए। तो गलत प्रॉफिट मुझे सवाल से मिलेगा जी। गलत प्रॉफिट किधर हो, ये रहा 218 और 196। ले आओ गलत प्रॉफिट को। 23 का प्रॉफिट 23 में कितना है जी, 218। 24 का प्रॉफिट, ऐसे नहीं लग रहा कि कोई खामखा सवाल सर ने एक्स्ट्रा कराया आज क्लास में, आइए सेट खत्म हो गया उसके बाद, ऐसा नहीं लग रहा ये सवाल। जैसे ये वो सवाल है, उस लेवल पे सवाल है जिसमें मैं कहता था यार देखो कितना टाइम जाया हो गया हमारा, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं ऐड हुई। लेकिन आज डिफरेंट है सिनेरियो, आज वैल्यू ऐड हो रही है। क्या पेपर है, ये पेपर है, यही पेपर देना है, कोई नहीं, कोई बला नहीं है, इंशाल्लाह हम पास करेंगे। करोगे ना इंशाल्लाह? 9 तो कितना ना 1 6। ओके, नाउ 23 की गलती 23 में सही करो। ये पीएनएल डेबिट, एक्सपेंस बढ़ रहा है, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम, कितने से 28। हूं इत्थे भी जगह तंग होगी। चलो अल्लाह मालिक। डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस कम हुआ, एक्सपेंस से कम होने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने से? एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस के बढ़ने से प्रॉफिट कम। अब 23 में और कोई गलती है नहीं, कितना? लेकिन ये क्या हो गया है, ये रीस्टेट हो गया है। अब आप कहोगे इसका क्या करूं? भाई बैलेंस शीट में जाना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लोजिंग स्टॉक ने, हम वो नहीं बना रहे ना, उसने मांगा है, मिट्टी पाओ देते। आगे चलिए नेक्स्ट। हाँ भाई 24 की हाल ठीक ठाक, कितना फिर 28 कम हो रहा है, एक्सपेंस 28 से एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट 28 से। अब ये देख लो इंपैक्ट सामने आपके, एक साल क्लोजिंग की गलती थी, उस साल के प्रॉफिट को सही के तो कम कर गई, अगले में जाहिर है वही गलत प्रॉफिट, गलत क्लोजिंग अगले साल को ओपनिंग बना था, उसने दूसरे साल में भी असर डाला हुआ था, वही सही हो गया ऑटोमेटिकली। नेक्स्ट, डेप्शन कम हो रही है तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कितने से? और गेन बढ़ रहा है, इनकम बढ़ने से प्रॉफिट 25, ये भी 25। लो जी, और तो कोई गलती नहीं ना है, 24 को क्लोज कर सकता हूं ना, टू रीस्टेटेड। कोई गल नहीं, लेट हो गए पर इतना तो याद होना चाहिए कि यहां पर रोकना होता था, सर को जोर लगा, हेलो किधर भाई, हाँ नहीं रीस्टेटेड नहीं, ये तो पहली बार स्टेट हो रहा है, दिस इज नॉट रीस्टेटेड। हजरत कर रहे थे रीस्टेट, चेक कर, पूछ लो, से पूछ लो, कर रहे थे ना रीस्टेट, करने लगे थे, कर रहे नहीं, मान ली, ओके उसके मोकल्स हो गए जी। अच्छा, अब 23 से पीछे जितना मामला है वो सारे का सारा कहां आ जाएगा? प्रायर ईयर एडजस्टमेंट में। अब इकट्ठा ही पढ़ना है ये सर। अब शुरू हो जाओ। एक्सपेंस क्रेडिट मतलब कम, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट बढ़, इनकम बढ़ तो प्रॉफिट बढ़, एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट बढ़, इनकम बढ़ तो प्रॉफिट बढ़, ले भाई बढ़। वाह वाह सुभान अल्लाह, कैसा राउंड सा फिगर आया है, 100। अब मेरे बच्चों मुझे सिर्फ क्या चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन फिर देख लेना, एक डिविडेंड लेना है, एक छोड़ना है, ठीक है? तो 31 दिसंबर या 1 जनवरी 23 की ये उठा लिया 218, 196 उठा लिया, तो 580 लिखो, 580।
इसमें अस्तगफुरुल्लाह क्या है, 500 नहीं हो, चलो 50 60 70 तो हो गए ही आज जी। अब कितना आ गया, 600 तुसी। नाउ दिस 600 तुसी इज रीस्टेटेड। ये तो लिख दूं हजरत, ये लिख दूं, ये लिख, फिर कह दिया लिख दो। अच्छा मैंने कुछ शायद चेक करता हूँ, शायद हाले भी सुता हो। अच्छा ले जी, उसके बाद अब देख लें जरा सवाल। ये सवाल था, आपको कि ये सवाल है, फाइनल कैश डिविडेंड इधर नहीं आना, आगे आना है, और ये आना ही नहीं है, तो 180 को एज इट इज लिख दो अगले साल में। लेकिन यहां पे थोड़ा सा, यहां पे क्या बेटा, क्या कह रिया है भाई, अरे क्या कह रिया है भाई, कराची भेज देना इसको मैंने जी। 31 दिसंबर 2000 जी, कितना 870। इसको तो रीस्टेट नहीं लिखना, जब भी 2 से पीछे जाते थे तो रीस्टेट 3 बार आता था, ऐज ना कराया करो, कोई नवी गल नहीं है। उसके बाद इधर आएगा डिविडेंड, डिविडेंड कौन सा, फाइनल ऑफ 23 निकला हुआ है फिगर, बस प्लस माइनस। ओके नाउ व्हाट इज द क्लोजिंग, 970। ये सवाल था, बताओ अब देख लो जी। चेंज पॉलिसी लिखोगे तो फिर एरर कहां डालोगे, अच्छा एरर है नहीं, चलो आ गया तो फिर क्या करोगे, फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ही करते हैं, आपके उस्ताद ने जैसे पढ़ाया आप वैसे करो, ठीक है जी। एक मिनट अहमद भाई का सवाल आ गया। परपेचुअल की एंट्री होगी, क्लोजिंग स्टॉक गलत हुआ है तो सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को सही करना है, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक को सही करना है, उसकी एंट्री होती ही कोई नहीं है, और कॉस्ट ऑफ सेल वहां से बैलेंसिंग निकल आएगी। फिलहाल छोड़ दो इसको, वो एरर के हिसाब से चलेंगे, एरर के हिसाब से चलेंगे, ठीक है ना, सही है, एरर के हिसाब से चलना पड़ेगा। देख लेंगे, सवाल हैं 1-2, जब रिवीजन प्लान में डालोगे ना सवालों को, वो भी आ जाएंगे, 2-3 सवाल कराए हुए हैं, समझ आ जाएगी। अभी ना छेड़ो, अभी इसको ना छेड़ो, क्लास के एंड पे ऐसी बात नहीं छेड़ते, ठीक है जी। तो आज थोड़ा सा हम पढ़े, कमी कोताही माफ कीजिएगा। वैसे इन फैक्ट हमने वॉल्यूम 2 इफेक्टिवली रिवाइज कर लिया है, फिर भी मेरी आगे सेट पे थोड़ी सी तसल्ली नहीं, इसलिए कल आते साथ में आगे सेट का कोई मुश्किल से सवाल देखूंगा, और उसके बाद फिर नहीं, कल नहीं, मतलब परसों, अब हमने मिलना है परसों बुध को 7 से 5 इंशाल्लाह, और कल FAR 1 वाले नहीं, कल सिर्फ CMA वाले आएंगे 7 से 5। अल्लाह करे हूं मैं 7 to 5 की तैयारी कर ला, मेरे लिए दुआ करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज।